फिजिक्स का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव चलेंगे। पहला क्वेश्चन कि चंद्र ग्रहण कब घटता है। तो चंद्र ग्रहण कब घटता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को घटता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। और कहता है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें परावर्तन भी होता है, परावर्तन के बाद क्या होता है? अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन होता है। परावर्तन अपवर्तन दोनों होता है। जब सीढ़ी को ऐसे सूर्य के प्रकाश में से करके देखते हैं तो चमकता है, उसमें परावर्तन अपवर्तन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बाल्टी में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परिवर्तन कितना होता है? 60 डिग्री हो जाएगा। कहा कि मैंने क्या स्नेल के नियम के अनुसार कोण आई बटन बराबर क्या होता है? कोण आया आर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है, अब अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनिक सूचकांक कितना होगा? सूचक कितना हो जाएगा? अपवर्तनीय कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। आपतन कोण बटा क्या कितना होगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि किसी दर्पण को कोई दर्पण है उसको थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री घूम जाएगा? तो 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा। कितना? 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा। अगर कोई दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूम जाएगा? 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा। ठीक है। आगे कहता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किस में होता है? हीरा में होता है। कहाँ होता है? हीरा में होता है। ठीक है। आगे कहता है कि मिराज का उदाहरण क्या है? मैंने कि मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाया जाता है। मृग तृष्णा किसके कारण दिखाया जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए उपयुक्त इंडोस्कोपी किस पे आधारित है? इंडोस्कोपी किस पे आधारित है? तो इस पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। आगे कहता है कि इंद्रधनुष कैसे बनेगा? इंद्रधनुष परिवर्तन अपवर्तन दोनों से बनता है। ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी रहता है उसमें। आकाश का रंग नीला कैसे होगा? तो कलर के जैसी बात आएगा तो इसमें परिकिरण हो जाएगा। ठीक है। आकाश का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा परिकिरण के कारण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण कैसे होता है? धूलकण से होता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण धूलकण से होता है। खतरों का लाल कहा होता है कि इसका प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है। आगे कहता है कि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आगे कहता है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है तो आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परिवर्तन, आकाश में जो परिवर्तन होता है तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के जल के कणों द्वारा। आगे कहता है कि अस्त होने के समय सूर्य को लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो परावर्तन या व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन या व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि मोटर कार के पीछे वाला दर्पण में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तर दर्पण लगाया जाता है। लेंस नहीं, दर्पण लगाया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अफ्ता लगाया जाता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला कहता है कि कहता है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना लंबाई होना चाहिए? कितना लंबाई का होना चाहिए? ये दर्पण कितना होना चाहिए? तो उससे आधा 0.75 मीटर का होना चाहिए। कहता है कि जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाती है? 2 समानांतर पर रखा जाएगा तो अनलिमिटेड बन जाएगा। अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। समानांतर पर रखेंगे तो। ठीक है। कहता है कि हवा में पानी के बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे कैसा? कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। ठीक है। अवतल लेंस जैसा काम करेगा वैसे ही पानी का बुलबुला भी काम करेगा। ठीक है। धूप चश्मे का कितना क्षमता होता है? क्षमता कैसे मात्रा कितना होता है? डायोप्टर होता है। धूप चश्मा का कितना डायोप्टर क्षमता हो जाएगा? तो 0 डायोप्टर क्षमता हो जाएगा। ठीक है। कहता है यदि किसी ऐनक के लेंस के पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितना हो जाएगा?
तो क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, फोकस होता है, ठीक है, 1/, फोकस होता है। तो उसको कितना हो जाएगा, तो क्षमता हो गया 2, फोकस हो गया 1/100, तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि किसी अपारदर्शी वस्तु के रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित नहीं करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित नहीं करता है। जिस रंग को परिवर्तित कर दिया, एक अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित नहीं करता है। जिसे अवशोषित कर लिया वो वही रंग हो गया, ठीक है, जिसे अवशोषित कर लिया वही रंग हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल कांच के अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देगा। तो लाल कांच के अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हरा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, लाल को अगर गर्म करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चय किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग कैसे दिखाया जाता है, तरंगदैर्ध्य द्वारा उसका रंग निश्चित होता है। आगे कहता है कि 3 गो जो मूल रंग है उसका नाम क्या हो जाएगा, नीला, हरा और लाल हो जाएगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है नहला, NLH, नहला। तो न से नीला, ह से हरा और ल से लाल हो जाएगा, नीला, हरा, लाल हो जाएगा, नहला याद रखिएगा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला कौन हो जाएगा, बैजानी हैप्पी नारा, BBG और भी देखेंगे। सबसे नीचा हो जाएगा जो बैगनी हो जाएगा सबसे कम तरंगदैर्ध्य, लाल से ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होगा उसका प्रकीर्णन कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जिसका लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा उसका प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं कि जब प्रकाश को लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा, तो सफ़ेद रंग बन जाएगा, ठीक है। कहता है कि लाल, हरा, नीला, नहला वाला जो तीनों है, तीनों का अगर समान रेशियो में मिला दिए, माने कि सबके 1:1 में मिला दिए तो कैसा कलर बनेगा, सफ़ेद कलर बन जाएगा, ठीक है। कैमरा में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कैमरा में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि देखो आइरिस का क्या काम होता है। आइरिस कहता है कि आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आइरिस कहलाता है, ठीक है, आइरिस कहलाता है, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष माने कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और जिसमें नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा उनसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष को कहेंगे मायोपिया और दूरदृष्टि दोष को कहेंगे हेट्रोमायोपिया कहेंगे, ठीक है, उसका इंग्लिश हो गया। तो दूरदृष्टि दोष को कैसा ठीक किया जाएगा, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाएगा उत्तल लेंस से और निकट दृष्टि दोष को किया जाएगा ठीक अवतल लेंस से, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब है जो रेटिना के पहले ही बन जाता है और उसके बाद दूरदृष्टि दोष में रेटिना के बाद पीछे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, ठीक है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आँख की रेटिना के परंपरागत कैमरा तो रेटिना किस तरह के काम करता है, तो फिल्म को काम करता है। आगे कहता है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ रहता है, उसका बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, कार की खिड़की को बंद कर लेंगे, कार की खिड़की को खोल देंगे, कार के उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कार की खिड़की बंद कर लीजिए। कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी माने क्या होगा, आर हो गया, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, उनकी क्या हो जाएगा कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल माने एफ उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो एफ डायरेक्टली पर्सन क्या हो जाएगा, m1 × m2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा,
उसके कहता है कि उसके दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है। आर स्क्वायर वर्ग का हो जाएगा m1 × m2 हो जाएगा। तो किस नियम पर आधारित है? तो इसको बोलते हैं कूलॉम के नियम आधारित है। कूलॉम के नियम बोलते हैं। कूलॉम के नियम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम का नियम होगा। ठीक है। विभवांतर किससे कहता है? कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश कोई पॉइंट हो गया धनावेश के लिए, एकांक धनावेश से किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इस बिंदु में ले जाने वाले किया गया कार्य किया जाता है। तो दोनों के बीच में मापा जाएगा कितना विभवांतर है, तो उसको क्या कहेंगे? विभवांतर कहा जाता है। सुनिए परिभाषा फिर से बढ़िया से, अच्छा से नहीं होगा। कहता है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, एक बिंदु से किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है। विभवांतर एकांक विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। या फिर दो विभवों के अंतर, पहला पोटेंशियल हो गया, दूसरा पोटेंशियल, दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य हुआ उसको विभवांतर कहते हैं। दोनों वही चीज़ हुआ। कहता है कि सबसे ज़्यादा चालकता किससे में पाया जाएगा? तो चांदी में पाया जाएगा। चालकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा, MHA हो जाएगा, महो हो जाएगा चालकता का ऐसा मात्रक। अति चालकता का क्या लक्षण होता है? अति चालकता का क्या लक्षण होता है कि उसमें क्या होता है? उच्च हाई कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? हाई कंडक्टिविटी होता है। आगे कहता है कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा किस लिए प्रयोग किया जाता है? विद्युत चालन के प्रयोग किया जाता है, जो अक्सर घर में प्रयोग किया भी जाता है। इसका क्या कारण है? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? कम होता है। ठीक है। इसका विद्युतीय प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, एल्युमिनियम से कम हो जाता है। इससे अच्छा अगर लेना हो तो किसका हो जाएगा? चांदी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पर हो। जैसे कि पोटेंशियल इसका पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट हो जाएगा, ये 5 वोल्ट का अगर वस्तु आती है, अभी 5 वोल्ट आ रहा है, तो इससे अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों के बीच में नहीं प्रवाहित होगा। ठीक है। कहे कि दोनों का विभव समान होगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तु है, दो आवेशित वस्तु के बीच की विद्युत धारा नहीं बह सकती। काहे नहीं बह सकती? कि दोनों के बीच का विभव अगर सेम हो, 5 वोल्ट पर हो, तो दोनों के बीच में विद्युत धारा करंट नहीं फ्लो हो सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि AC से DC में परिवर्तित करने वाली क्या कहलाता है? उसको कहते हैं रेक्टिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। AC से DC में बदलने के लिए क्या यूज किया जाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्क में किया जाता है। क्यों? तो विद्युत फिटिंग में अगर कोई तार को अगर फिट कर रहे हैं विद्युत फिटिंग में, तो एक तार को क्या कहेंगे? भूमि में संपर्क करा जाता है। तो आसान क्वेश्चन, यदि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय हो जाए कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा यानी कि करंट भूमि में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? भूमि में चली जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? विभवांतर कैसे? वोल्ट मीटर होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध अनंत होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत धारा मापने में कितना वोल्ट का है उसको मापने में लगाए जाएंगे, तो कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाएंगे समांतर क्रम में। कैसे लगाएंगे? समांतर क्रम में। ठीक है। वोल्ट मीटर। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर में अगर चेंज करना है तो क्या करना होगा? तो निम्न प्रतिरोध का उसमें एक शंट का उपयोग करेंगे। निम्न प्रतिरोध का शंट का उपयोग करेंगे विभवांतर से, अगर हमको गैल्वेनोमीटर बनाना हो तो। ठीक है। विभवांतर वोल्ट मीटर को हम क्या कहें? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर हम अगर क्वेश्चन कहे कि एमीटर को अगर हम इसको कैसे श्रेणी क्रम में यूज करेंगे। ठीक है। सीरीज में यूज करेंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि एमीटर को गैल्वेनोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? एमीटर को अगर गैल्वेनोमीटर में चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग हाई प्रतिरोध के, उच्च प्रतिरोध के अगर हम शंट का उपयोग करेंगे। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। अगर बोलेगा कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाता है। और चालकता का ऐसा मात्रक क्या होगा? महो हो जाएगा, या फिर 1/ओम हो जाएगा। आगे कहता है घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? सभी समांतर क्रम में लगे होते हैं। कैसे किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है। कहता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। किस नियम से है? धारा के समानुपाती होती है। किस नियम से है? किस नियम से हो जाएगा? ओम के नियम से होता है। कहता है किसी चालक में सिरों के बीच का विभवांतर यानी कि भी उसमें बहने वाली धारा आई किस समानुपाती, यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होती है? आई। ठीक है। जितना वोल्ट होगा उतना धारा प्रवाहित होगा, जितना वोल्ट होगा उतना धारा प्रवाहित होगा। किसी चालक के सिरों के बीच, पहला चालक दूसरा चालक के सिरों के बीच उसमें बहने वाला धारा के समानुपाती विभवांतर उसके धारा के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर हो जाएगा। यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ठीक है। तो 1/3 1/3 कर देंगे, 1/6 करेंगे, बटा बराबर क्या लेंगे? 1/r इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। 6 3 9 बटा कितना हो जाएगा? 18। 9 बटा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शुष्क सेल माने कि सूखा बैटरी है, उसमें से कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? रासायनिक ऊर्जा पाई जाएगी। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है कैसा? अमोनियम क्लोराइड का अपघटन होता है। जैसे आप बोलेंगे कि 161 एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन किसका होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का अपघटन होता है। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को। कार वाले बैटरी में किसका अपघटन होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का अपघटन होता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का अपघटन होता है। अपघटन होने के बाद जिसमें एनर्जी दे उसको अपघटन की क्रिया कहते हैं। ठीक है। वोल्टिक सेल का आविष्कार किसने किया था? एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। वोल्टिक सेल को आविष्कार किसने किया था? एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल माने जो सूखा सेल है उसको कैसा सेल बोलते हैं? तो प्राथमिक सेल उसको बोला जाता है। कैसा सेल बोला जाता है? प्राइमरी सेल उसको बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा के ऊपर अगर जिंक को परा चढ़ा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको गैल्वेनाइजेशन यानी कि उसको बोला जाएंगे गैल्वेनीकरण करेंगे। ठीक है। गैल्वेनीकरण कहते हैं। और कहता है कि वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो फैराडे ने, माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है। माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है। वैद्युत अपघटन। ठीक है। शुष्क सेल में अपघटन कैसा होगा? शुष्क सेल में अपघटन होगा अमोनियम क्लोराइड का अपघटन होगा। अगर बोल रहे हैं कि बैटरी वाले सेल में कैसा अपघटन होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड का अपघटन होगा। और वैद्युत अपघटन का माने कि नियम किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। और कहता है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला मिश्र धातु कैसा होता है? मिश्र धातु कैसा होना चाहिए? मिश्र धातु शॉर्ट सर्किट के समय में ऐसा अगर हम लगाएंगे मतलब कि फ्यूज ऐसा लगाएंगे जिसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। और गलनांक कितना होना चाहिए? गलनांक उसका निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेष प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध देखिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है। निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है। अगर फ्यूज का उपयोग कर रहे हैं तो फ्यूज का उपयोग अब माने कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट के समय में किया जाता है। तो उसको अगर बचाएं कैसे? तो निम्न प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध उच्च रहेगा तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा बनेगा। ऊष्मा अगर ज़्यादा बनेगा तो गल के गिर जाएगा। ठीक है। और उच्च प्रतिरोध नहीं रह सकता है, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए फ्यूज का। और गलनांक भी निम्न होना चाहिए कि जल्दी से ही गल जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना होता है? शीशा एवं टीन का बना होता है। शीशा एवं टीन का बना होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर को एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना हुआ होता है? विद्युत हीटर में नाइक्रोम का कितना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा को उपयोग माना जाएगा कितना? 1 यूनिट माना जाएगा। कितना यूनिट माना जाएगा? 1 यूनिट माना जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट घंटा हो जाएगा। 1 किलो वाट घंटा हो जाएगा। ठीक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला कौन हो जाएगा कि कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा। तांबा तो जानते करते हैं कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का चुंबकीय हो जाएगा। ठीक है। कोबाल्ट क्या हो जाएगा? कोबाल्ट चुंबकीय हो जाएगा। निकेल भी चुंबकीय हो जाएगा, लेकिन क्रोमियम चुंबकीय नहीं हो जाएगा। ठीक है, अचुंबक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, अचुंबकीय हो जाएगा। क्रोमियम क्या हो जाएगा? अचुंबकीय हो जाएगा। अचुंबकीय कैसे? जैसे कि क्रोमियम, स्टील कैसा? स्टील अचुंबकीय है। स्टील को अगर चुंबक में हम सटाएंगे तो सटेगा क्या? तो स्टील नहीं सटेगा, उसमें लोहा की मात्रा होना चाहिए। तो लोहा की मात्रा के इसमें कौन कौन सटेगा? निकेल सट जाएगा, कोबाल्ट भी सट जाएगा। ठीक है, तांबा भी सट जाएगा, लोहा सट जाएगा, लेकिन स्टील, क्रोमियम सब नहीं सटेगा। स्टील और क्रोमियम नहीं सटेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन प्रतिचुंबक है? प्रतिचुंबक कौन है? जो चुंबक से हटेगा, भागेगा, कौन हो जाएगा? बिस्मथ हो जाएगा। चुंबक अगर ले जाएंगे तो वो दूर हटेगा, कौन हो जाएगा? कौन सा ऐसा पदार्थ है? प्रतिचुंबक हो जाएगा कौन? बिस्मथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिस्मथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मथ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? 175 के बी ओसर्टेड ने दिया था। किसने दिया था? ओसर्टेड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? ओसर्टेड ने दिया था। ठीक है। जब कोई दो चुंबक को अगर घुमाते हैं तो उसके बीच में ये ले जाएंगे, तार ले जाएंगे, तो उसमें विद्युत धारा का प्रभाव होने लगेगा। तो इसको कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। ठीक है। तो इसको कौन दिया था? ओसर्टेड ने दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का उपयोग निम्न में से किससे बनाने के उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किस? जनरेटर बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किसमें किया जाता है? जनरेटर में किया जाता है। उसमें 2 चुंबक घुमाया जाता है और बीच में क्या रहता है? कॉइल रहता है। उसमें क्या होता है? करंट उत्पन्न होता है। ठीक है। तो उसका उपयोग किसमें किया जाता है? जनरेटर में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, फैराडे के नियम के अनुसार। विद्युत चुंबकीय फैलेक्स विद्युत चुंबकीय। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में काम करता है। ट्रांसफार्मर। लेंज का नियम क्या है? लेंज ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऊर्जा क्या हो जाएगा? लेंज का नियम। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। ऊर्जा को तो ना खत्म किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जाता है। एग्जाम्पल के बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि अगर हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए पहले तो हमको गैस से ऊर्जा लेना होगा। कहाँ से ऊर्जा लेना होगा? गैस को, मैंने कि LPG यूज कर रहे हैं उसका हमसे ऊर्जा लेंगे, उससे तवा गर्म होगा और तवा गर्म होगा तो तवा ऊर्जा ले लिया, तवा से ऊर्जा कहाँ चला गया? रोटी बन गया, रोटी से ऊर्जा कहाँ चला गया? हम लोग ले लिए। तो ऐसी हो जाएगा। ऊर्जा का तो ना खत्म हो सकता है, नहीं विनाश हो सकता है। ऊर्जा चुपचाप ट्रांसफर होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षित रहता है हमेशा के लिए। इसे लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। अगर बोला जाए कि प्रोटॉन किससे संबंधित है, तो प्रोटॉन किससे संबंधित है? प्रोटॉन संबंधित है परमाणु संख्या से। ठीक है। जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की भी संख्या उतना ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहता है। ठीक है। इसलिए परमाणु संख्या उसको नहीं माना जा सकता है। ठीक है। प्रोटॉन है जो परमाणु संख्या कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब तत्व के परमाणु में कोई परमाणु है, कोई तत्व है, कोई परमाणु है 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कितना होगा परमाणु संख्या?
द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। द्रव्यमान संख्या कैसे 4 हो गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हो गया, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार कितना होगा। नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर बोलेंगे नाभिक का आकार क्या हो जाएगा, ये पूरा से परमाणु हो गया, परमाणु का नाभिक हो गया, नाभिक का आकार कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि परमाणु का आकार कितना हो जाएगा, तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा, 10⁻10 मीटर हो जाएगा, -10 मीटर। अगर बोलेगा परमाणु का आकार कितना हो जाएगा, तो 10⁻−10 मीटर। अगर बोलेगा परमाणु में स्थित नाभिक का आकार कितना हो जाएगा, 10⁻−15 मीटर। ठीक है। नाभिक को अगर परमाणु का आकार त्रिज्या किससे मापा जाता है, तो फर्मी से मापा जाता है। किससे मापन क्या हो जाएगा, तो फर्मी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने किया था। किसने किया था, एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि पॉजिट्रॉन किसका एंटीकन है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटीकन है पॉजिट्रॉन। ठीक है। एंडरसन ने खोज किया था। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना होती है, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन, उसका द्रव्यमान संख्या भी 1 हो जाएगा, परमाणु संख्या भी 1 हो जाएगा। तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है। हाइड्रोजन में कितना समस्थानिक होता है, आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होता है। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है ऋण आवेश को। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, ऋण आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश हो जाएगा सर, ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, क्या हो जाएगा, समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा, क्या होगा, समस्थानिक कहलाता है। जैसे आइसोटोप्स कहते हैं, क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। ठीक है ना। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किसमें, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्वों में। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन तत्व हो गया। ठीक है। जितना भी गैस है, ठोस, द्रव, गैस, जितना भी है, अधातु सब है जो तत्व है। ठीक है। तत्व है, तो समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं, तत्वों में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन में कितना समस्थानिक हो गया, 3 समस्थानिक हो गया। और कहता है कि एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया किसमें पाया जाता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या किसमें पाया जाता है, तो यूरेनियम में पाया जाता है। यूरेनियम 235 में पाया जाता है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। और नाभिकीय संलयन भी होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हाइड्रोजन में पाया जाता है। ठीक है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन कहता है कि परमाणु बंध किससे संबंधित है, नाभिकीय विखंडन पर संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित कुछ करता है, तो उत्सर्जित करता है बहुत सारा, क्या उत्सर्जित करता है, किरण, बहुत सारा किरण, अल्फा, गामा, बीटा किरणें। ठीक है। उत्सर्जित करता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गामा किरणें में कौन सा धातु को, कौन सा यानी कि धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट में कौन सा किरणें पाया जाता है, तो गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सक माने डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जित को क्या करता है, तो गामा किरण उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है। गामा किरण उत्सर्जित करेगा कोबाल्ट 60 में, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में किसमें प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। अच्छा, मैडम क्यूरी के नाम सुने होते हैं, इसलिए किसके खोज किया था, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का खोज किया था मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन होती है कैसे, ऊर्जा उत्पादन खोजिए, तो नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन 2 तरह का होता है। ठीक है। नियंत्रित विखंडन होता है, अनियंत्रित विखंडन होता है। ठीक है। जो परमाणु से बिजली जो उत्पादन किया जाता है उसमें नियंत्रित विखंडन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल अगर उसको मंदन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, भारी जल का सूत्र क्या हो जाएगा, D2O हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है,
द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षता है? सापेक्षता का सिद्धांत। किसे? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत हो जाएगा, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड क्या है? जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ठीक है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन है कि रडार का उपयोग किसने किया जाता है? रडार का उपयोग किसने किया जाता है? जो हवाई जहाज जो उड़ रहा है वायुयानों में, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए जहाज को, और दूसरा दिशा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है रडार। 3D चित्र हम देखते हैं, 3D चित्र हम देखते हैं किसके द्वारा लिया जाता है? 3D चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी दिया जाता है। अब आ जाएगा थोड़ा सा ब्रह्मांड का क्वेश्चन, ठीक है। ब्रह्मांड में पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने कहा था कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड फैल रहा है, किसने कहा था? तो एडविन हबल ने कहा था। किसने कहा था? एडविन हबल ने कहा था। अच्छा, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी या और तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसने बोला था? तो कोपरनिकस बोला था। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले गैलीलियो हो जाएगा। सबसे पहले कौन आ जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? केपलर आ जाएगा। केपलर हो जाएगा। क्या बोला है? केपलर बोल दिया कि ग्रहों की गति के नियम दिया था, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? कोपरनिकस आ जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड के सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व हो जाएगा? तत्व के बारे में बोलेगा पूरा का पूरा ब्रह्मांड में, तो पूरा के पूरा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व हो जाएगा? तो पृथ्वी पर अगर बोलेगा सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन। अगर बोल जाएगा पृथ्वी के प्रॉपर्टी पर, मानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं ज़मीन पर, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगर बोल देगा पूरा ब्रह्मांड में यानी कि पूरा आकाश गंगा मंदाकिनी सब ले लिया जाए, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा गैस हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में भी हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन पानी सब जगह है, तो पानी में भी हाइड्रोजन है, ठीक है। पेड़ पौधा है, पेड़ पौधों में भी हाइड्रोजन है, सब चीज़ में हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, पृथ्वी के वायुमंडल में, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। तारा और सूर्य की ऊर्जा कैसा स्रोत है? नाभिकीय संलयन का स्रोत है उसमें, ठीक है, अनियंत्रित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि तारों और आकाशगंगा को व्यास मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है, 2 ग्रह कौन सा ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो अंदर तो पार्थिवियन ग्रह का 2 उपग्रह हो जाएगा, बुध और शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बुध और शुक्र हो जाएगा, जिसका कोई उपग्रह नहीं हो जाएगा, जो दोनों सूर्य से नज़दीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर पृथ्वी से नज़दीक की बात करेगा तो पहला कौन हो जाएगा? पहला कौन हो जाएगा? बुध शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी मंगल हो जाएगा। तो पृथ्वी से कौन हो जाएगा? शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध हो जाएगा। आपको बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएगा, ठीक है। अगर सूर्य से बोलेगा कौन हो जाएगा? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के ग्रह में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि निम्न में से किस ग्रह को चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट किसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बुध है जो सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में कर लेगा? 88 दिन में, ठीक है, कितना दिन में? 88 दिन में। सूर्य का सतह का तापमान कितना हो जाएगा? 58 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य का तापमान, सतह का तापमान कितना हो जाएगा? 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य का सबसे निकट का तारा कौन हो जाएगा? क्वेश्चन पूछता है, कौन हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का निकटतम तारा बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बुध हो जाएगा, ठीक है।
कहता है कि छल्ला कितने में पाया जाता है, तो जोवियन ग्रह अधिकतर में सब में छल्ला पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइली का धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा कितना वर्ष में करता है? 76 वर्ष में। हाइलो नामक धूमकेतु है, धूमकेतु जो सूर्य का परिक्रमा करता है, धूल समझ लीजिए, धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा करता है। सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना साल लगता है? तो 76 साल लगता है। कितना लगता है? 76 साल लगता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 35 मिनट का हो गया। अब अगला एक चैप्टर में अब पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा।